अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मूल बात शरीर बल नहीं है, मूल बात मनोबल और वाणी बल नहीं है, आधारभूत मौलिक बात है श्वास का बल। सम्यक श्वास, श्वास सम्यक होगा तो शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा है, आप प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी अवयव को मजबूत करना है, किसी भी अवयव को निरोग करना है, बीमारी को मिटाना है, रोग को मिटाना है, उस अवयव को चुने। 10 मिनट का समय लगाएं, निरंतर दीर्घ श्वास लें और श्वास का संयम करें और चित्त को उसी अवयव पर टिका दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कितनी उस अवयव की ताकत बढ़ रही है, कितना शक्ति का विकास हो रहा है और उस अवयव की रुग्ण अवस्था, कमजोरी कितनी समाप्त होती जा रही। 1-2 दिन में चाहेंगे तो बड़ी असंभव बात है। वही निरंतरता वाली बात है। निरंतर करें, लंबे समय तक करें, प्रयोग करते चलें, आपको निश्चित अनुभव होगा कि एक भारी परिवर्तन हो रहा है। उसमें श्वास का योग, ईंधन का योग जरूर चाहिए। ईंधन की तो आज सारी समस्या है, ऊर्जा की सारी समस्या है। यदि ऊर्जा के बिना प्रकाश होता तो आज ऊर्जा के क्षेत्र में इतने अनुसंधान नहीं चलते। आज सारे संसार में ऊर्जा पर कितने अनुसंधान हो रहे हैं, ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजे जा रहे हैं। किस लिए? कि हमारी बिजली ऊर्जा के आधार पर जलती है, चूल्हे ऊर्जा के आधार पर जलते हैं, रोटी भी नहीं पकती, प्रकाश भी नहीं मिलता, पंखे भी नहीं चलते, हवा भी नहीं मिलती। सबके लिए ऊर्जा के स्रोत चाहिए। यह श्वास हमारी प्राणिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। जब तक इस स्रोत को नहीं खोज लिया जाता और इस स्रोत को नहीं समझा जा सकता, तब तक ये अगले चूल्हे, चाहे शरीर को पकाने वाले, मन को पकाने वाले और वाणी को पकाने वाले, ये कभी जल नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना होता है श्वास की ऊर्जा पर। श्वास की शक्ति जागे, श्वास का बल बढ़े। ये दीर्घ श्वास का प्रयोग श्वास की शक्ति को बढ़ाने का प्रयोग है। जो आदमी छोटा श्वास लेता है वह श्वास बल को विकसित नहीं कर सकता। सम्यक श्वास कहां है? छोटा श्वास चलता है, बहुत छोटा श्वास। 1 मिनट में कुछ लोग 20-22 श्वास भी लेने लग जाते, बहुत छोटा श्वास लेते हैं। गति होनी चाहिए मंद श्वास की दिशा में और हो रही है तीव्र श्वास की दिशा में। श्वास की गति मंद होगी, श्वास लंबा होता चलेगा, संख्या घटती जाएगी। श्वास की संख्या का घटना और श्वास की संख्या का बढ़ना, ये 2 बातें हैं। जैसे जैसे श्वास की संख्या घटेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, दीर्घायु होगा आदमी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति का विकास होगा। जैसे जैसे श्वास की संख्या बढ़ेगी, आयु छोटी होगी, शक्ति खर्च ज्यादा होगा, व्यय ज्यादा होगा, संग्रह कम होगा। आपको पता है कि हम जागते समय जितने श्वास लेते हैं, नींद में उससे ज्यादा श्वास लेने लग जाते हैं। जहां जागते समय 15-16 लेते हैं तो नींद में 20-22 श्वास हमारे हो जाते हैं। आवेग की स्थिति में तो और श्वास बढ़ जाती है। जब आवेग की स्थिति में मनुष्य होता है, गुस्से में आता है, डर की स्थिति में होता है, काम वासना से उत्पीड़ित होता है,
उस समय श्वास की संख्या तो और बहुत बढ़ जाती है, 40, 50, 60, 70, 65 तक चली जाती। इसका अर्थ हुआ कि जीवनी शक्ति का क्षरण होने लग जाता है, हमारी शक्ति का व्यय अतिरिक्त होने लग जाता है, ईंधन की खपत बहुत बढ़ जाती है और ईंधन कम पड़ने लग जाता है। जो आदमी स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता, अपने शक्ति भंडार को जल्दी से खाली करना नहीं चाहता, उसके लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयोग है। यदि दीर्घ श्वास का अभ्यास करें, श्वास की संख्या को घटाएं, 15 की स्थिति से 12 तक, 10 तक, 8, 4, 2 तक ले जाएं, तो अपने आप श्वास का बल बढ़ेगा, शक्ति का व्यय बहुत रुक जाएगा। हमारे यहां एक बड़ी अद्भुत खोज हुई थी और पता नहीं हमने क्यों भुला दिया। आज के शिक्षा जगत में एक बड़ी भ्रांति चल रही है कि हम विज्ञान के इतिहास को 400 वर्षों का इतिहास मान रहे हैं और पश्चिमी लोगों को वैज्ञानिक मान रहे हैं। हमारे भारतीय लोगों को तो हम वैज्ञानिक मानते ही नहीं है। कहां किसी का नाम आता है? हमारे यहां सैकड़ों बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने बड़ी वैज्ञानिक खोजें की है, पर कहीं आपने इतिहास में पढ़ा होगा अब मुश्किल से कुछ नाम आने लगे। कुछ विश्वविद्यालयों में अब इस इतिहास के साथ, वैज्ञानिक इतिहास के साथ भारतीय वैज्ञानिकों के नाम भी जुड़ने लगे हैं और प्राचीन वैज्ञानिकों की खोज का विभाग भी कहीं कहीं खुला है, किंतु हम पुराने लोगों को तो मानते ही नहीं है। कितनी बड़ी अद्भुत खोज की थी जो आज तक मेडिकल साइंस इतना विकसित होने पर भी वह खोज नहीं कर पाया है। हमारे नाड़ी संस्थान में 2 प्रकार के सिस्टम हैं, एक वॉलेंटरी, एक ऑटोनॉमस, स्वतः चालित और इच्छा चालित। इच्छा चालित नाड़ी संस्थान के द्वारा हमारा शक्ति व्यय होता है, किंतु स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के द्वारा भी हमारा बहुत शक्ति व्यय होता है। यहां खोज यह हुई थी कि हम स्वतः चालित नाड़ी संस्थान पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, श्वास को रोक सकते हैं, शरीर के तापमान को कम कर सकते हैं, जो चयापचय की प्रक्रिया को भी हम धीमा कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है उसे हम धीमा कर सकते हैं, चयापचय पर नियंत्रण कर सकते हैं, हृदय की धड़कन को रोक सकते हैं और कम कर सकते हैं। जितने स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के जो कार्य हैं उन पर भी हमारा नियंत्रण हम स्थापित कर सकते हैं। उन पर नियंत्रण करने का अर्थ होता है कि शक्ति के व्यय को एकदम रोक देते हैं। आज एक ऐसी खोज हो रही है और विकास में आने वाली बात है निकट भविष्य में कि आदमी को शीतीकरण की प्रक्रिया से जमा दिया जाए। जीते आदमी को, प्राणधारी को शीतलीकरण की प्रक्रिया से बर्फ के जैसे जमा दिया जाएगा। 5 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, जितना चाहें, बस कोल्ड स्टोरेज में जैसे फल पड़े रहते हैं, सब्जियां, साग सब्जियां पड़ी रहती है, वैसे पड़ा रहेगा। और जब चाहो कि पुनर्जीवित करना है, उसको गरमाया, गर्म किया और फिर वह सक्रिय हो उठेगा और उसकी 50 बरस की आयु और बढ़ गई, यानी 50 बरस के बाद फिर वह अपना जीवन जीने लगे।
उसकी जीवनी शक्ति को 50 वर्ष तक बिल्कुल सुरक्षित रख दिया, शक्ति व्यय को रोक दिया, बचा दिया। यही तो प्रक्रिया थी कि स्वतः चालित नाड़ी संस्थान के काम को बंद कर दिया और जीवनी शक्ति का और जीवन का उतना काल हमने बढ़ा दिया, अपनी शक्ति को उतने समय के लिए सुरक्षित रख लिया, खर्च को बंद कर दिया और बिल्कुल संग्रह करना शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण खोज थी, हमने भुला दिया, बिल्कुल ही नहीं जानते। न श्वास संयम जानते, न नाड़ी पर नियंत्रण जानते, न तापमान को घटाना जानते, न चयापचय की क्रिया को कम करना जानते। इस सारी बात को जैसे हमने रद्दी की टोकरी में ही डाल दिया, निकम्मा समझना। हम कुछ अतीत में भी लौटे। वर्तमान में जीना बहुत अच्छा है, वर्तमान का बोध बहुत आवश्यक है, किंतु केवल वर्तमान से ही काम नहीं चलता। ध्यान की प्रक्रिया वर्तमान में जीने की प्रक्रिया है। ये ठीक है कि आदमी वर्तमान में जितना जिएगा उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी, किंतु केवल वर्तमान से ही तो हमारा काम नहीं चल सकता। अतीत में भी कभी लौटना होता है, भविष्य में भी जाना होता है। हमारा जीवन स्मृति, चिंतन और कल्पना, इन तीनों के आधार पर चलता है। कोरी स्मृति, कोरा चिंतन और कोरी कल्पना काम नहीं देती। स्मृति अतीत में लौटने की प्रक्रिया है, कल्पना भविष्य में जाने की प्रक्रिया है और चिंतन वर्तमान में जीने की प्रक्रिया है। इन तीनों का योग चाहिए, जोड़ चाहिए, समन्वय चाहिए। तो ये अतीत में लौटने की बात भी सर्वथा व्यर्थ नहीं है। हम अतीत में लौटें और ध्यान दें कि किन उपायों के द्वारा हमने शक्ति का विकास किया था।